या इसमें से जो मैंने टॉपिक टिक किए हैं, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पीसीएस में आते हैं। बाकी सबके जो आएंगे वो करंट क्वेश्चंस आएंगे, यानी करंट जो भी चीज़ें रहेंगी वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो करंट का वाला जो टॉपिक है वो हम लोग अभी उसी से मतलब कल या आज जैसा भी होता है मौका, हम लोग उससे देखेंगे। पहले आज हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में और आईएएस में इन टॉपिक से आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग जो है उस पे जाएंगे, क्या नाम, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उस पे, करंट अफेयर्स पे उसके बाद। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो सारे टॉपिक में क्या होता है ना कि जैसे बजट से क्वेश्चन आ रहा है तो करंट से ही पूछेगा। इकोनॉमी में जो स्कीम वगैरह से जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब जो स्कीम से जो क्वेश्चन होंगे वो सारे जो है वो करंट से ही पूछेगा। ठीक है, तो जो भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आपने बहुत अच्छे लेवल पे इकोनॉमी पढ़ी हुई है, एक्चुअल में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर पीसीएस लेवल का क्वेश्चन आता है तो आप सब कर लोगे। बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पीसीएस वगैरह में ज़्यादा पूछता है और आईएएस वगैरह में थोड़ा कम है उससे, तो वो सब पीवाईक्यूज हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज देख लेते हैं। ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आज हम यही करेंगे कि पीवाईक्यूज देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स, और बाकी कल मैं करंट आपको उससे, क्योंकि करंट तो पीवाईक्यू में मिलेगा नहीं, करंट हम लोग कल उसी उससे देख लेंगे, क्या नाम है आपका जो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ओके। हाँ, और यहाँ पे आज हम लोग ये कर रहे हैं पीवाईक्यूज में से ज़्यादातर जो मैंने टिक मार्क किए हैं उसी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, और बाकी करंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपका इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है, बजट उत्तर प्रदेश का बजट है, या अगर मतलब पूरा ओवरऑल जो बजट इस साल का है अगर पूरे इंडिया का, तो उसी से क्वेश्चन बनेंगे करंट के, और जो स्कीम वगैरह से करंट क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। बाकी अभी मैं कॉन्सेप्चुअल में कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, उन पर जरूर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार पीवाईक्यूज में। मैंने आपको वो भेजा है डॉक्यूमेंट, आई थिंक भेजा। चलिए ठीक है, देखें आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है? देखिए इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इसमें नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादातर वही पूछता है, मिक्स इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि किस तरह की इंडिया की इकोनॉमी है। ठीक है, किस तरह की इकोनॉमी है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये है वो है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो अभी हम देख लेंगे। बाकी आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो इससे बनेंगे, बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके बनते हैं इससे, नेशनल इनकम से। ठीक है, यहाँ से हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में फिर जो है एग्रीकल्चर राइट सेक्टर वगैरह से करंट क्वेश्चन बनते हैं, फिजिकल पॉलिसीज वगैरह से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, प्लानिंग से फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, और मनी वैन बैंकिंग से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट से एसडीआई के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है और थोड़ा करंट अपडेट पूछ लेता है कि इंडिया की क्या रैंक वगैरह है तो ये करंट से बनेगा। पॉवर्टी में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कुछ न्यू उस पे बनते हैं, मतलब न्यू डेटास पे ही बनते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में भी जैसे कोई रोजगार वगैरह स्कीम करंट से ही बनेगा। और उसके बाद में फिर आपका जो एक्सटर्नल सेक्टर है इसमें इंटरनेशनल ट्रेड तो करंट से बनेगा। ये एफडीआई वगैरह जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एफडीआई के बारे में पूछ लेता है कि कौन से सेक्टर में है, और जहाँ तक करंट होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर जो होता है वो हेडक्वार्टर वगैरह या इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह। ए देख लो इसको, अभी गिरेगा, ये उस दिन गिरा है अभी सीढ़ी से, इसको अंदर लेके चले जाओ, दादी के पीछे भाग रहा है। गेट बंद कर लो। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ये आपका मतलब हेडक्वार्टर रिपोर्ट्स वगैरह इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन से यूपीएससी वगैरह कम पूछता है लेकिन पीसीएस बहुत क्वेश्चन पूछता है, खासकर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ठीक है देख लेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है ना, समझ में आ रहा है? ओके, तो एक बार देखते हैं ये कुछ चीज़ें। अच्छा, इसमें से बहुत ज़्यादातर मतलब चांस है कि आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। देखिए करंट का क्वेश्चन है कि
5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की इंडिया ने कब की बात की थी, कब बात की थी? तो 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की थी, 2019 में बात की थी, 2024 तक का टारगेट रखा था। 2024 क्योंकि इलेक्शन होना था, तो उसमें इन्होंने बोला था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो आपका वही क्वेश्चन, फिर वही आपको यही 2-3 बार पूछा हुआ है। फिर ये मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी का मतलब आपको पता है कि प्राइवेट के साथ-साथ और जो है गवर्नमेंट सेक्टर होता है, तो उसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। पता है ना ये बात? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? मिक्स इकोनॉमी, तो मिक्स इकोनॉमी का क्वेश्चन क्या हो गया? कोएग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विद द ये, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है? मिक्स इकोनॉमी के ऊपर सारे क्वेश्चन फिर वही पूछे हुए हैं। मिक्स इकोनॉमी, हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स इकोनॉमी है, तो जनरल सी बात है जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, कैपिटलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी। तो इसमें कुछ ज्यादा बहुत टफ क्वेश्चन वगैरह नहीं आया है वो, ठीक है? तो इसको बस वही एक मिक्स इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स इकोनॉमी है, हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इस तरह की, मतलब ज्यादातर अलाइंड हम सोशलिस्ट की तरफ हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है? ओके। फिर ये बस वही क्वेश्चन है न्यूर नेचर में। अब ये आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आप सबको पता है कि नेशनल इनकम क्या होता है। यूपीएससी आईएएस में ये नेशनल इनकम के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखें आप जरा। ये आईएएस प्री के अंदर आया हुआ है 2021। इस टॉपिक से आईएएस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ कभी कभी पीसीएस में भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा आईएएस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। ये नेशनल इनकम किसको कहते हैं? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेशनल इनकम किसको कहते हैं? बताओ कौन सा आंसर होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को पढ़ाते वक्त, याद करो, कराया था ना? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, बताया नहीं बताया? नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग मेजर करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो होता है वो क्या होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो होता है, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को अगर डेप्रिसिएशन से माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। ग्रोस को कभी भी डेप्रिसिएशन से माइनस करते हैं तो नेट आता ही, आपको पता है ना? पता है ना ये बात? तो ये हमने बात कर रखी है। नेशनल इनकम जो है वो कंट्री की, वो किसी भी कितना होता है। द नेशनल इनकम जो है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक रेडियो ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। वो मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, है ना? पता है ना भाई? तो आसान है, कर लोगे। एक तो ये सब तो इसमें से कोई डाउट मुझे लगता है नहीं है कि होगा। सिक्जिम मैंने पढ़ाया, सिक्जिम याद होगा, सिक्जिम याद है? तो सिक्जिम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सिक्जिम के ऊपर आईएएस प्री 2000 में पूछा हुआ है, सिक्जिम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारा मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सी याद करो, सी सी आई जे, ये एक्सएम मैंने बताया था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन बताया नहीं था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, याद है? तो वही सारा है। तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत ईज़िली कर लोगे, मतलब इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि आप फेस करोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है? जो चीज़ मैंने बता दी है उसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है? और प्लानिंग ऑफ इंडिया शुड बी फ्यूचर इन द फ्यूचर पे मोर अटेंशन टू द पीपल देन द कम्युनिटी वाज़ गिवन बाय, किसने दिया था? ये अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन आपको पता है, इन्होंने ये बात कही थी। 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ज़्यादा अटेंशन लोगों पे पड़ना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की थी इन्होंने, तो ज़्यादा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, ये क्वेश्चन मैं कब कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को अगर याद हो तो ठीक है। नेशनल इनकम, ये सब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट की बात करते हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1980s में प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा था। और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना, जब 5% 3% से 5% से नीचे, मतलब 3% के आसपास रहता था, तो उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ग्रोथ कहा जाता था, रेफर करते थे इसको कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब बहुत कम रेट चल रहा है। उसके अलावा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो किससे रिलेटेड है? तो जीडीपी से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो मतलब कुछ याद रख लीजिएगा, ठीक है? दैट इज रिलेटेड टू, बाकी आप नेशनल इनकम से यही सब क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा लिबराइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वो वाला क्वेश्चन है। देखो ये ऑल द लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वो स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? तो ये
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और सारे क्वेश्चन इधर यही होंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमी era, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको पता है। पर कैपिटा इनकम इंडिया में 20 रुपए 1867 से, और उससे पहले था। फर्स्ट टाइम किसने कहा था पर कैपिटा इनकम की बात किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी। 18 की कभी भी बात आ जाए और इसके बारे में बात हो तो 1867-68 में किसने पहली बार कहा था कि इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, कितने रुपए है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम की बात जो बात की थी 20 रुपए कहा था। 86-87 में ये असरटेन किया था फर्स्ट टाइम किसने? दादा भाई नौरोजी ने। हाँ, एक इकोनॉमिक ट्रेंड थ्योरी की जब बात की तो उसी में इन्होंने इसके भी बारे में कैलकुलेट किया। तो बाकी सारी आपको पता है इकोनॉमिक ट्रेंड थ्योरी इन्होंने दिया हुआ है। मोस्ट एप्रोप्रिएट कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ को मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन दिखाता है? ध्यान रखना पर कैपिटा इनकम हमेशा दिखाता है, क्योंकि पर कैपिटा नेशनल इनकम कितनी भी हो सकती है, लेकिन पर कैपिटा आपको लगभग रियल सिनेरियो देता है। एग्जैक्ट तो सिनेरियो कुछ नहीं देता, लेकिन रियल सिनेरियो लगभग देता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम इनकम कमिटी जो है वो अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1949 के अंदर। उसके चेयरमैन कौन थे? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो है वो ही वाज द पीसी महालनोबिस 1949 के अंदर जो है एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल इनकम कमेटी अपॉइंट की गई थी। और ये जो है इसके 1949 में कुछ फैक्चुअल चीजें याद रख लो। पीसी महालनोबिस वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। ठीक है, क्योंकि ये आईएएस वाले में नहीं आता है, लेकिन पीसीएस वगैरह में कभी कभी पूछ लेता है। ओके। इकोनॉमिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम जो है ये साइंटिफिकली डिटरमाइन किया था नेशनल इनकम को, जीवी की राव के ऊपर को बहुत बताया जाता है। ठीक है, और तो ये क्वेश्चन भी कभी बाई चांस आ जाए तो बता दीजिएगा। जीवी की राव ने पहली बार साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया था। ठीक है, और उसके बाद में फिर विच ऑफ द फंडिंग इंस्टीट्यूट रिलीज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कौन रिलीज करता है? तो नेशनल इनकम का डेटा मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल इनकम है सीएसओ रिलीज करता है, और उसका डेटा जो होता है एनएसएसओ देता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, पहले ही बताया ना। इन इंडिया नेशनल इनकम जो है वो स्टेब्लिश करता है, नेशनल इनकम कौन फाइंड करता है? नेशनल इनकम सीएसओ करता है। इंडिया एस्टिमेट नेशनल इनकम वाज प्रिपेयर्ड रिलीज एस्टवाइल सीएसओ करता है 1951 एज अ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल organization. At present, data of national income is estimated released by National Statistical NSO करता है, which is formally merged by the CSO and National Sample Survey Office in 2019। हाँ, तो अब जो है विच इज फॉर्म एंड, हाँ ये थोड़ा सा करंट अपडेट स्टिकल ऑफिस, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए इसको। एट प्रेजेंट डेटा ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एंड रिलीज बाय नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ। ठीक है, और एनएसओ विच इज फॉर्म्ड, जो कि फॉर्म किया गया है मर्ज करके सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दोनों को 2019 में मर्ज करके इन्होंने एनएसओ बना दिया है। तो वो रिलीज करता है। तो अब के हिसाब से क्वेश्चन जो अब आएगा, तो आप एनएसओ अगर देगा ऑप्शन में तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक है। ओके। अब के हिसाब से, अच्छा उस समय के हिसाब से तो क्वेश्चन ठीक था, उसमें सीएसओ लगाना था। ठीक है ना, जैसे ये 2006 में पूछा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप 6 में पूछेगा तो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ही लगाओगे। ठीक है। ओके। और डेटा बोलेगा तो एनएसएसओ, लेकिन अभी अभी एनएसओ है, तो ये थोड़ा सा एक अपडेट कर लीजिएगा, एनएसओ नेशनल सैंपल सर्वे। ओके, जो कि मर्ज करके बनाया गया सीएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अब यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ, ये जो एनएसएसओ और क्या नाम है उसके अलावा सीएसओ को मर्ज करके बना दिया गया, तो वही बात फिर बार बार रिपीट करेगा ये। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा हुआ है। नेशनल इनकम इज कंप्यूटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कंप्यूट करता है? तो हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार आता था, ये एकदम रटा हुआ क्वेश्चन था। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस इस समय वो था। अब आपका पता है कि आप जो है अपडेट कर दोगे। ठीक है, ठीक है, एनएसओ कर देना। एनएसओ, एनएसएसओ नहीं, एनएसओ, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, जो कि दोनों को मर्ज करके बनाया 2019 में। फिर इन इंडिया विच एजेंसी इज इंटरेस्टेड विद द कलेक्शन ऑफ डेटा कैपिटल फॉर्मेशन का डेटा कौन देता है? सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ज़्यादातर चीज़ों को सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ही कराता था। तो पुराने क्वेश्चन में सब सीएसओ की जगह क्या नाम है आपको क्या मिलेगा? सीएसओ ही मिलेगा, अब एनएसओ मिलेगा। तो वही आप कर लीजिएगा थोड़ा सा अपडेट, बाकी सब ठीक वही है, सेम चीज़ कि कौन कैलकुलेट करता है, तो कौन कैलकुलेट करता है? एनएसओ हो गया है, तो बाकी सीएसओ ही करता था सारा। तो वही मर्ज हो गया है एनएसओ के साथ बस। जैसे नीति आयोग वगैरह मर्ज हो गया, तो अब वो प्लानिंग कमीशन मर्ज हो गया, तो अब नीति आयोग हो गया। चलिए ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ। अब देखिए, ये देखिए
ये कितनी बार पूछा हुआ है? इस ग्रोथ रेट का क्या मज़ा था? 1998, 1999 में जीडीपी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट को कितनी बार पूछा हुआ है? 99 से शुरू किया है, 2005 तक पूछते ही रहे हैं ये। 6.5%। ठीक है? देख रहे हैं? पता नहीं क्या मज़ा था इनको कि ये हर बार पूछते थे। और 98, 99 का 2005 में पूछने का क्या मतलब था, लेकिन पूछा है। हैं? क्योंकि क्योंकि दैट वाज़ अ बेस ईयर एट द टाइम, तो उसको बार-बार पूछते रहते थे वो लोग। तो ठीक है, ये मतलब कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में फिर आ जाइए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में बस यही यही है। अच्छा, कभी-कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन-सी कंट्री मतलब स्टेट में सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की जीडीपी थी, है ना? मतलब अभी करंट में देख लीजिएगा कि जो भी अपडेट है, तो कर्नाटका, उसके बाद में गुजरात, फिर उसके बाद पर कैपिटा के हिसाब से कर्नाटका, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से है। और उसके अलावा जो है, अगर उसमें देखा गया था, पर कैपिटा जो देखा गया है, ठीक है, वो आपका पंजाब है, महाराष्ट्र, गुजरात और ये है। अच्छा, उसमें महाराष्ट्र, अब इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें सबसे पहले किसको दिया गया है? पंजाब, फिर महाराष्ट्र, ये 1998, 1999 इस डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र हो गया था, 1-2 साल पहले। अभी देख करंट में इस वक़्त कौन है? महाराष्ट्र है, कौन है? सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन से स्टेट की है? बीच में तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की थी। मुझे बहुत ज़्यादा थी, इनफैक्ट दूसरे तो उससे आस-पास भी नहीं थे। डेटा देखना एक बार, पर कैपिटा की सबसे ज़्यादा डेट किसकी है, जीडीपी इस वक़्त? स्टेट की। दोनों देख लेना। जीडीपी, पर कैपिटा नहीं, जीडीपी पूछ रहा हूँ, पर कैपिटा नहीं पूछ रहा हूँ अभी। जीडीपी बताओ। हाँ? क कर्नाटका की जीडीपी सबसे ज़्यादा हो गई है, इस वक़्त? नहीं यार, महाराष्ट्र की बहुत। हैं? हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का इतना ज़्यादा है कि उसको आस-पास सरपास करना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। नॉलेज इसी चीज़ को कहते हैं, पता है? अगर आपने अपडेट करंट ना भी किया हो, तो आपको इतना पहले पता है कि हाँ यार, मतलब ये नहीं हो सकता सरपास, चाहे अभी करंट में इतना जल्दी तो कोई सरपास नहीं कर पाएगा, इतना तो पता रहेगा, है ना? तो इसीलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे अगर आप मतलब थोड़ा-सा भी दिमाग में ये चीज़ें रखते हैं तो, ठीक है। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है, यो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें लेकिन एक बार डेटा देख लीजिए कि पर कैपिटा में कौन है और वैसे कौन है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, राइट? देखिए, ये एक डिस्पाइट डिस्पाइट ऑफ बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज द आउटपुट ड्यू टू। तो यहाँ पे एक रट्टा मार लीजिएगा, कैपिटल, हाई कैपिटल, ठीक है, आउटपुट रेशियो। अब ये कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? ये आईएएस 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, बताया ना? लेकिन आपको याद नहीं होगा, याद है? हैं? चलो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो रट्टा मार लो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मुझे पता चल गया कि तुम्हें पता हो गया, ठीक है, एकदम एक लाइन से ही पता चल जाता है, इन्वेस्टमेंट की बात करी, बात खत्म। यानी कि अमाउंट ऑफ द कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है? एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए जितने अमाउंट की ज़रूरत है, दैट इज़ योर कैपिटल, ठीक है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है, दैट इज़, इसको याद रखिएगा, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा लग रहा है तब जाके ये यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। तो जहाँ पे हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, वहाँ पे आपको कॉस्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी और प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू दैट कम होगा, है ना? तो यहाँ पे देखें, थोड़ा-सा देख लीजिएगा, उसके बाद में वही अब इसी में सारे बार-बार वही पूछता रहेगा कि जीडीपी क्या है। अच्छा, डी यूपी की आप मतलब कंपेयर कर लीजिएगा, यूपी का एग्ज़ाम देने जा रही हैं तो थोड़ा-सा अभी मैं करंट में कल बात कर ही लूँगा, ज़ाहिर-सी बात है वो हो जाएगा, लेकिन कंपेयर करना याद दिलाए रहना कि हम कर लेंगे। अब बाकी सब डेटा से ऊपर का आता है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये क्या नाम है आपका, सस्टेनेबल इकोनॉमी में उसमें सारा जो है आपका वही कि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इंडिया में कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए नीति आयोग है हमारा जो इम्प्लीमेंट करवाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। क्योंकि प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, बाकी कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, नीति आयोग जो है वो बेसिकली ये आयोग है, नोडल एजेंसी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा इंडिया में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक आपको सबको पता है कि इंडिया की रैंक बहुत कम तो नहीं होगी, 100 ये बीपीएससी की 2016 वगैरह की रैंकिंग है। अभी आपने देखा कितनी कितनी रैंक है इंडिया की, 134 है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितनी है, 134 है, कितनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस वक्त इंडिया की रैंक क्या है, ये देख लेना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ यार। इस वक्त इंडिया की रैंक क्या है, 110, 106, 106 आई थिंक, देखना जरा। हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखो अभी कितनी है। नहीं, 2023 में देखिए रैंक क्या है अभी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये सब रट्टा याद कर लो, अभी अपडेट कर लो अपने आप को। ऐसे तो मैंने इसीलिए बोला ना, करंट से बहुत सी क्वेश्चन आते हैं, उस समय क्या उससे तो आएगा नहीं। हैं, 121, तो ठीक, ठीक है, अपडेट कर लो अपने आप को कि मतलब 121 इस वक्त चल रहा है। और उसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के अंदर स्टेट वाइज भी रैंकिंग देखनी है, तो हम करंट में देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें एक बात मैंने आप लोगों को बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो गोल सारे याद कर लेना। लाइव बिलो एक बार ये रिकॉल कराओगे, क्या क्या था, फर्स्ट गोल क्या था, सेकंड गोल क्या था, याद है, याद है नहीं याद है। सस्टेनेबल, चलो पहले पहले फर्स्ट गोल बताओ क्या है। हम्म। 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 लेकिन अब देखो वो सुनो नहीं, सुनो सुनो, सही सही सही, रुक जाओ एक मिनट। देखो ऐसा है ना कि अब लोग सभी लोग इसको ऐसे देख लें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 7, गोल नंबर 11, गोल नंबर 12 ऐसे करके पूछता है। तो आप ना ऐसे अगर याद भी कर रखा है आपने, तो आपको इसको दिमाग में एक बार रिकॉल कर लेना कि मतलब कौन सा गोल नंबर कहाँ पे फिट हो रहा है, नहीं तो अभी वहां पे ना कैलकुलेशन में ही टाइम लगा दोगे कि इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, समझ रहे हो ना। एक बार दिमाग इसको ऐसे बिठा लेना कि मतलब फटाक से करिए। ठीक है, 17 मैंने गोल आपको लिखवाए थे, याद भी करवाए थे, तो याद भी हो गए होंगे। लास्ट गोल जो 17वां था वो कौन सा था बताओ। हुँ, ठीक है, गुड। तो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसको करंट में ही देखेंगे, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है इसमें। इसके बाद में देखिए एग्रीकल्चर वगैरह से जो भी क्वेश्चन आएँगे, स्कीम वगैरह से सब करंट से क्वेश्चन आएँगे, और कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन से नहीं इस पे पूछा जाता है। डेटाज़ पूछता है ज़्यादातर, ज़्यादातर स्कीम या डेटाज़ पूछेगा, तो नीड नॉट टू वरी। अभी हम कल करंट में देखेंगे, तब उसमें देख लेंगे करंट अफेयर्स में इकोनॉमी के, ठीक है? और कि मतलब जो भी हैं कुछ डेटाज़ वो हम अपने आप को अपडेट कर लेंगे, ठीक है? और अभी हम कॉन्सेप्चुअल सिर्फ उस पे देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, सब देखो जितने भी हैं आपको देखो ये नाफेड वगैरह के जितना भी कुछ पूछ रहा है, वो सब जो है करंट वाले क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर करंट क्वेश्चन है, करंट जो चल रहा है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ द, हाँ, जैसे ये पोटैटो सेंटर से, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लीमा, पेरू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कभी। नीरू मीरू, नीरू मीरू वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम ये कहाँ पे चलाया गया था, आंध्र प्रदेश। तो ऐसे कुछ सारे स्कीम्स के ऊपर ही क्वेश्चंस, करंट की स्कीम, तो ये मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारे करंट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे फिर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, ये क्वेश्चन इसमें से पूछता है, कौन डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम्म, ये क्वेश्चन यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, नहीं दिया होगा कहीं, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है भाई, कौन फिक्स कर, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, वो फाइनल डिसीजन देती है। तो ये मतलब क्वेश्चन दे रखा है, तो मतलब फाइनल डिसीजन उसका होता है इकोनॉमिक अफेयर्स का। लेकिन अब यहाँ पे मतलब पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले, इसलिए ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन डिसीजन जो होता है बेसिकली वो उसका होता है। नहीं तो अगर वो ऑप्शन ना हो, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से अभी क्वेश्चन मिलता तो मैं दिखाता आपको कि, तो ये आप लगा दीजिएगा, एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अदरवाइज जो है अगर आता है तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो मेन डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है ना।
मतलब फाइनल जो करता है उसको। ओके, तो अगर आ जाए इस तरह से ट्विस्ट वाला तो फिर होगा। वैसे दिया होगा कहीं क्वेश्चन में, नजर नहीं पड़ रही मेरी, दिया जरूर होगा यूपीएससी आईएएस के अंदर देखना 2016 का। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसिंग ये है, लेकिन उसमें क्योंकि ये सबने रट लिया था कि ये करता है, तो फिर आईएएस वालों को तो पता ही है मजा आ जाता है, तो उन्होंने फटाक से क्या नाम है क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला और बोला कि फाइनल डिसीजन किसकी होगी। रिकमेंडेशन तो ये देता है लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना, समझ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो अभी क्वेश्चन दिया होगा कहीं, तो मैं देखूंगा, आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन मेरी नजर नहीं पड़ रही। ये देखो आ गया, देखो देखो तो माशाल्लाह, देखो जहन, देखो द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है ना, आया ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन होगा, पकड़ लिया, देखा। ओके नहीं, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्वेश्चन कुछ और है लेकिन यहाँ ये बात वही है, ठीक है ना। ये देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना 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 इतना, फाइनली एमएसएमई के वाज रेज्ड इतना इतना इतना, द कैबिनेट कमिटी ऑन इतना इतना जुलाई को इतना डिसाइड किया। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो फिक्स, मतलब जो है वो रिकमेंड कौन करता है और उसके बाद में फाइनल डिसीजन किसका होता है। तो फाइनल डिसीजन इज कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, याद रहोगे। ये क्वेश्चन जो है मतलब कहीं बहुत यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ है, अभी देखो कहीं मिल भी जाएगा, वो भी मिल जाएगा कहीं। बट ठीक है, अब अपना कर लेना, मैंने बता दिया है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं होगा। एक्चुअली मैं मार्क नहीं कर, टाइम नहीं मिलता है मुझे मार्क करने का। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें कभी कभी मतलब ऐसे ट्विस्ट वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप आएंगे बैंकिंग सेक्टर में, तो ज़्यादातर आरआरबीज के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब आरआरबीज के ऊपर क्वेश्चन बहुत बहुत आता है। कॉमर्शियल बैंक आरआरबीज का फंक्शन मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, या नहीं बताया, बताओ। हम्म, आरआरबी का फंक्शन बता चुका हूँ ना। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नबार्ड का बता चुका हूँ, नबार्ड डायरेक्ट क्रेडिट नहीं देता, वो सब मैं बता चुका हूँ। नबार्ड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आता है नबार्ड क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो वो तो पता चुका है, मैं चुका हूँ ना। ये सब भी करंट से ही क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें, इसमें करंट से ही मिलेंगे आपको। और इसमें अगर कोई ट्विस्ट वाली बात होगी तो मैं बताता हूँ, दूंगा आपको। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादातर जो है करंट से जो अपडेट होंगे वही। तो एग्रीकल्चर, रिलाइड सेक्टर्स और इंडस्ट्री, ये सब जितने भी हैं इसमें सबसे ज़्यादातर करंट से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैंने इसके बाद क्या मार्क करवाया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला जो है ना वो करंट से ज़रूर देख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आता है। ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एपीएमसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, वो उसके ऊपर, और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। बाकी इंडस्ट्रीज वगैरह में जो भी है करंट से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओके, अच्छा बताओ कि एग्रीकल्चर का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कौन डिसाइड करता है, अभी मैंने बताया। रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंड 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 कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है। हम्म, हाँ, इसको इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है, मैंने इसका क्वेश्चन देखा है लेकिन अभी मिल नहीं रहा। अच्छा, फिजिकल पॉलिसी एंड रेवेन्यू, देखो जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं वो करंट से ही मतलब जो भी रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं उसमें जो है बजट से ही क्वेश्चन आएगा। सारे बजट से भी जो भी इस साल का बजट पास हुआ होगा सारा उसी से क्वेश्चन रहेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो है वो किसने प्रपोज किया था सबसे पहले, विजय केलकर ने किया था वो क्वेश्चन। या इसी तरह से कुछ भी, मतलब कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी के लिए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आता है, तो कौन सा अमेंडमेंट था, मैंने बताया था आप लोगों को कौन सा अमेंडमेंट है। नहीं नहीं, वो तो आर्टिकल है, अमेंडमेंट कौन सा था, कौन सा अमेंडमेंट था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, तो बस ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ये अपडेट रखिएगा अपने आप को कि कौन सा है, ठीक है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वगैरह ये सब को देख लीजिएगा कि क्या कौन सा है, वो आप इजी है, टफ नहीं है, कर लेंगे। कौन सा टॉपिक पे पहुँचे थे हम, एक मिनट यार, मनी एंड बैंकिंग वाला जो टॉपिक है। हाँ, ये सीआरआर एसएलआर वगैरह, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सिडबी का।
कहाँ पे है? मैंने बताया भी रखा है, लखनऊ में है। ठीक है। सिडबी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सा है, सर्विस एरिया का है, ये हेडक्वार्टर बहुत पूछता है भैया इसमें, पीसीएस में, इसको ध्यान रखिएगा। सीआरआर एसएलआर, सीआरआर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लास्ट ईयर ही पूछा हुआ है, सीआरआर एसएलआर हेडक्वार्टर्स, ये सब जो है ये यूपीएससी में, यूपी पीसीएस वगैरह में तो बहुत पूछता है, यूपीएससी में तो नहीं। लार्ज पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक, लार्जेस्ट जो पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक है कौन सा है? एसबीआई, ये सबको पता है ना। चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सेलेक्ट करता है? हाँ, ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। और ये क्वेश्चन अभी मतलब पूछेगा क्यों? क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है रिसेंटली बनाया गया था 2016 में, तो अभी ये क्वेश्चन आते रहेंगे इस टाइप से, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, पहले ये नहीं था लेकिन बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता है? जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करता है। ठीक है ना। फर्स्ट बैंक जिसने अपना मतलब चाइना में ब्रांच बनाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। कमर्शियल बैंक दैट जो मर्ज हुआ पंजाब नेशनल बैंक के साथ, कौन सा कमर्शियल बैंक हुआ? तो न्यू बैंक। तो वो मैं सब बता चुका हूँ ऑलरेडी, पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, जब मैं बैंकिंग पढ़ा रहा था बहुत अच्छे से बताया था। फर्स्ट एवर एटीएम इंडिया में कॉमर्शियल बैंक, सबसे पहले फर्स्ट एवर मूविंग एटीएम किसने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई ने लॉन्च किया है। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो ये करंट वाले सारे अपडेट्स होते हैं, किसने किया किसने नहीं किया, उस समय जब न्यूज़ में रहता है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के पूछता है। उस सिडबी की फुल फॉर्म देखो, पूछ सिडबी जो है वो इस्टेब्लिश किया है क्या करने के लिए? तो सिडबी का नाम से ही जाहिर है क्या है, स्मॉल फाइनेंसिंग के लिए किया है। ठीक है, नबार्ड का किस लिए है, वो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता है नबार्ड किस लिए बनाया गया है ना। ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह के पूछे जाएंगे इसमें। ओके। और उसके बाद में टेक्निकल क्वेश्चन जो है जिसमें सीआरआर एसएलआर से क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा क्या नाम है, ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह से कभी कभी पूछा हुआ है। ठीक है, ट्रेजरी बिल वगैरह के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ट्रेजरी बिल जैसे कौन सोल्ड करता है इंडिया में, कौन सोल्ड करता है? तो ट्रेजरी बिल जो है वो सोल्ड कौन करता है इंडिया में? है। हाँ, इशू करता है गवर्नमेंट, लेकिन सोल्ड कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो फर्क फर्क देखा करो क्वेश्चन में, इशू करती है गवर्नमेंट लेकिन सोल्ड कौन करता है? ऑक्शन कौन करवाता है? ऑक्शन तो आरबीआई करवाता है ना। हाँ, तो आरबीआई को वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसीलिए मतलब जल्दबाजी में नहीं लगाना। ठीक है, पहले पढ़ना पूछ क्या रहा है, इशू पूछ रहा है, सोल्ड कर रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है ना। ओके। हाँ, वो तो साजिया ने कहा था कल बताने के लिए। हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ है? अमेरिका में है नहीं, जो मुंबई में। आरबीआई कब बना है, क्या नाम है? 1935 में बना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1934 के या 35 में, कब बना है? तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि 35 दे रखा है, 34 दिया ही नहीं है ना। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया, लेकिन सेंट्रल बैंक का स्टेट 1935 में मिला है। वो सब मैं बातें डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको करने में कोई दिक्कत खास नहीं आएगी। ओके। फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक्सिम बैंक है। ये कौन क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास रहता है? तो आरबीआई के पास रहता है। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करनी हो तो फिर वो एक्सिम बैंक करता है ना। अरे फॉरेक्स रिजर्व किसके पास रहता है? आरबीआई तो अपने अपनी तिजोरी में रखता है, कितनी बार बताया मैंने, क्वेश्चन देख लेना। ठीक, बताया ना भाई। जब लिक्विडिटी को कम ज्यादा करना होता है तो रिलीज करता है, वो सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। वो जो है बार बार बच्चे बाहर आ रहे थे इसलिए। तो ये बैंकिंग वाला तो मुझे नहीं लगता कि यार, मुझे नहीं लगता कि आपको इतने जितने अच्छे से पढ़ा हुआ है आप नहीं कर पाओगे, लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आप गलत करोगे, बस करंट के चाहे ना कर पाओ। रीपरचेज ऑप्शन क्या होता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर एसएलआर, उसके क्वेश्चन तो आपसे गलत होने ही नहीं है। कर लोगे क्या? गलत करोगे क्या? मतलब जैसे बोला कि क्या नाम है, जिस रेट पे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, तो ये आपको पता है ना, रेपो रेट रिवर्स रेपो बैंक रेट क्या होता है, ये सब बताया हुआ है ना भाई। तो ये सब तो क्वेश्चन गलत गलत होने के कोई चांस नहीं है मुझे लगता है। साजिया गलत हो जाएंगे क्या? तुमने अटेंड किया है क्लास मेरी, अटेंड किए क्लासेस या छोड़ी हैं? सीआरआर एसएलआर वाली, बैंकिंग वाला सब अटेंड किया है, छोड़ा है बच्चे?
वो है ही नहीं क्या क्लास में? ठीक है, तो ये इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बैंक जो है ये इसके मैंने एक्सिम बैंक आप लोगों को बताया था इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब एस्टेब्लिश किया गया है आपको पता है मैंने नेशनलाइजेशन 1956 में हुआ है, बता रखा है ना? रेगुले उसके अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कब एस्टेब्लिश हुआ है? तो आईआरडीए जो है वो 2000 में एस्टेब्लिश हुआ है आपको पता है? हैं? तो यही सब क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद में सेंसेक्स वगैरह ये मैं बता चुका हूँ आपको, बीएससी वगैरह बता चुका हूँ। सिर्फ करंट मुझे लगता है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप कहीं फँसने वाले नहीं हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ये सब तो बहुत डिटेल में हमने किया हुआ है, तो इसमें नहीं फँसोगे आप। और देखते हैं, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो है, कह रहा है द ओरिजिनल प्रोपाउंड थ्योरी ऑफ 3 स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट ये किसने किया था? अगस्ट कॉम्टे। ओके, पर कैपिटा इनकम मतलब वो एचडीआई किससे निकालते हैं? तो एचडीआई में मैंने बताया था 3 लोग 3 वो है, बताया था ना? ये जो है उसने ये बताया था कि 3 स्टेजेस जो है सोशल डेवलपमेंट के वो उसकी मतलब बुक है, उसका वो काम है द कोर्स ऑफ द पॉजिटिव फिलॉसफी। उसके अंदर उसने 3 स्टेजेस दिए हैं। उसने बोला 3 मतलब 3 मेंटली कॉन्सेप्ट उसने डेवलपमेंट की बात की। उसने बोला है थियोलॉजिकल स्टेज होता है, मेटाफिजिकल स्टेट होता है और उसके अंदर पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेप अप्रोच होता है। तो उसने कहा था ये कहानी है, उसको बस इतना याद रख लो, नाम याद रख लो। कभी-कभी गलती से पूछ ले तो पूछ ले, इतना अब दोबारा तो आएगा नहीं पूछ लिया तो। लेकिन फिर भी दिमाग में रख लो। बाकी एसडीआई वेसडीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये किसने निकाला था? मॉरिस डी मॉरिस ने निकाला था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये आप याद कर लो, कुछ ऐसी चीजें याद कर लो, ठीक है? ओके ओके। उसके बाद में फिर देखें आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनडीपी निकालता है, सबको पता है ना? और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये निकालता है यूएनडीपी, तो ये आता है। अच्छा, अमंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसने डेवलप किया है? तो महबूल हक ने डेवलप किया है, वो आपको पता है, ठीक है? एचडीआई, ओके। और उसमें क्या क्या होता है, पर कैपिटा इनकम वगैरह वो सारी कहानी, मतलब हेल्थ और पर कैपिटा इनकम वो सारी कहानी है, उसको कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर अभी करंट में देख लीजिएगा कि कौन सी रैंकिंग होती है। अब यहाँ पे स्कीम हेल्थ स्कीम में इसमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम में, तो एम्प्लॉयमेंट स्कीम में जो भी करंट स्कीम्स है ना उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर बात होती है कि ये कौन सी स्कीम चल रही है, वो कौन सी स्कीम चल रही है, मनरेगा और ये वो, ठीक है? अगर इसमें डेफिनेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन आती है तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में कौन सी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, और वो सब बता चुका हूँ ना। बाकी बाकी तो ये है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो नॉट बिग डील, ठीक है ना? और उसके बाद में फिर आपका स्वयं इनिशिएटिव ये 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्या है? ये अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन सिटीजन को देने के लिए ये है। ये स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पिरेशंस, मतलब ये है। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये फ्लैगशिप स्कीम है नीति आयोग की। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन चलाया था। तो अगर ऐसे पूछ ले, नहीं देखो, अगर कभी मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है तो ठीक है, कभी हो सकता है आ जाए। लेकिन ज़्यादातर जो आजकल चर्चा में है उसी को पढ़िएगा, क्योंकि इतना कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अपना गाँव अपना काम एक स्कीम चलाई हुई थी राजस्थान में। तो अगर यूपी की कोई स्कीम वगैरह है, अगर यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो देख लो। वैसे ज़्यादा पुराने रेलेवेंट नहीं है, लेकिन 2020, 21, 22 ज़्यादा जो रेलेवेंट है वो इधर क्या नाम है, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में स्कीम चली हैं या 2022 की स्कीम्स, वो सब रेलेवेंट है अगर देखा जाए रेलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुकन्या समृद्धि योजना, नहीं नहीं, जनवरी से नहीं देखो, वो आपको लास्ट ईयर जो देखना है वो देखना है अप्रैल से, अब मार्च अप्रैल से। ये जो किताब है ना उसी वो ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब कभी कभी आ जाता है, कभी कभी पुराना भी आ जाता है 10-5%, लेकिन अब उसको के लिए कितना पढ़ोगे भाई, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नहीं तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि लास्ट 1 साल का पढ़ना है, बाकी तो ठीक है, अगर आ जाता है तो आप उनको रोक थोड़ी ना लोगे, अगर दे दें वो 1947 का दे दें, क्या करोगे? या 2007 का दे दें, जैसे माई स्कीम है, ठीक है? माई स्कीम जो है ये फीडिंग प्रोग्राम माँ थी, ये किसने लॉन्च की थी, कौन-सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी? अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तो आपको पता होगा किसने लॉन्च की थी, ठीक है ना? किसने की थी माई स्कीम? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने की थी। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आता है तो इससे ये है कि आप अपडेट कितना हो, आप कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो।
ठीक है, ये सब है। तो करंट अफ़ेयर्स आपको पता नहीं चाहिए होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली देखो आप स्कीम से भारत निर्माण योजना, ये योजना, वो योजना, ज़्यादातर इन योजनाओं वाली ही क्वेश्चन्स इसमें आए हैं। अमृत मिशन, अमृत किसका था? अमृत मिशन जो ये अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला है। अब ये जो है ये इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, सीवेज फैसिलिटी, ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी, वाटर सप्लाई, ये सारा इसमें उसके अंदर है। पूरा उसके बाद संगम योजना है, संगम योजना किससे रिलेटेड है? तो संगम योजना जो है ये इलाहाबाद मोर अट्रैक्टिव टूरिस्ट के लिए बनाने के लिए है, संगम को, इलाहाबाद को, ठीक है ना? संकल्प किसके लिए है? एचआईवी एड्स के लिए है संकल्प, ठीक है? संकल्प था एचआईवी एड्स को वो करने के लिए। तो ऐसे कुछ जो भी स्कीम्स वगैरह होती हैं, कम से कम उनका नाम वगैरह ये ही आपका काम है इकोनॉमी में, करंट में ज़्यादातर जो आएगा। तो ज़्यादातर तो इकोनॉमीज़ में स्कीम वगैरह से ही क्वेश्चन पूछता है। ओके, बाकी मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं उसमें आप मुझे लगता है अगर थोड़ा-सा भी ध्यान दे दोगे तो फँसोगे नहीं, ठीक है? थोड़ा-सा भी ध्यान दोगे, बस ये है कि करंट वगैरह वाली चीज़ें जो हैं उसको आपको एक बार मतलब स्कीम वगैरह याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना? प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, ये सब कब हुआ, कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया, ये सब तो आपको याद करने वाली चीज़ है कि नहीं? वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, ये कब किया जाता है, तो ऐसे बहुत सारी मतलब वो हैं। तो ये है। अच्छा ये पूरा स्कीम किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोवाइडिंग द अर्बन एमिनिटीज़ टू द रूरल एरियाज़, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, ठीक है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। पूरा स्कीम उन्होंने कहा था प्रोवाइडिंग द अर्बन एमिनिटीज़ टू द क्या नाम है? किसको? एब्सोल्यूट प्योर मतलब उसको प्रोवाइडिंग द अर्बन एमिनिटीज़ टू द लोकल मतलब लोकल एरियाज़, तो उसमें जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा स्कीम दिया था। और उसके बाद में ये है इन विच ईयर यूएनओ अडॉप्टेड डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। 1995 में उसने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात की है। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी उसने किसको कहा है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक कंडीशन है जिसमें सीवियर डिप्राइवेशन ऑफ ह्यूमन को बेसिक नीड्स से, जैसे फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी, सब नहीं मिल पाता है। तो ये है लगभग 696 मिलियन पीपल जो है वो $1.90 से कम पा रहे हैं, ठीक है? तो ये है। उसके अलावा देखो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया, कौन सा एस्टिमेट करा जाता है पॉवर्टी को काउंट करने के लिए? तो हमारे यहाँ प्रेजेंट में हेड काउंट रेशियो भी यूज होता है। हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें, हेड काउंट रेशियो यूज होता है, हाउस होल्ड कंजप्शन यूज होता है, कैलोरी इंटेक यूज होता है, पर कैपिटा इनकम हम नहीं यूज करते क्योंकि पर कैपिटा इनकम से हमें कोई रियल मेजर नहीं मिल पाता है, ठीक है? बेसिक पॉवर्टी एस्टिमेट इंडिया में होता क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ज़्यादातर हम लोग निकालते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ज़्यादातर हम लोग निकालते हैं, ठीक है? और अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एस्टीमेट इंडिया में किसके बेसिस पर की जाती है, कौन करता है? तो मैंने आपको बता रखा है, एनएसएसओ डेटा प्रोवाइड करता था। विच मेथड इज नॉट यूज टू डिसाइड द पॉवर्टी लाइन, कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता? लिटरेसी नहीं यूज की जाती है। तो ये इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट वाली किसने कहा है? तो एक ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली, अलग कमिटी ने कहा था। और ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, बताया मैंने ना। इसको अगर आप याद कर पाओ, पॉवर्टी इंडिया डिफाइन किन टर्म में किया जाता है? तो कैलोरी इंटेक भी टर्म में डिफाइन किया गया है, ठीक है? बहुत बार अदर अलग अलग कमिटीज जो बनाई गई, सुरेश तेंदुलकर कमेटी याद करो, मैंने बताया था, याद है? ठीक है, ये है कि न्यू स्टैंडर्ड फॉर, हाँ, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी मैंने पूरा बताया हुआ है आप लोगों को, ये सब कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा और वो सारी रिकमेंडेशन। तो एक बार आप लोग रिकॉल करें और आपको याद आ जाएगा, ठीक है? लॉरेंज, हाँ, ये क्या नाम है, लॉरेंज कर्व किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आ सकता है, किससे रिलेटेड है लॉरेंज कर्व? बोलो भाई। क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, लॉरेंज कर्व बताया नहीं बताया? आवाज नहीं आई क्या मेरी? हैं? हैं? अरे लॉरेंज कर्व, अरे पिट जाओगी मुझसे, बहुत पिटूंगा मैं। क्या नाम है, लॉरेंज कर्व और फिलिप्स कर्व और ये सब कर्व बताया नहीं तुम्हें मैंने? फिलिप्स कर्व, हाँ, फिलिप्स कर्व किस में बताया था? चलो फिलिप्स कर्व बताओ कब किस में बताया था मैंने? मैंने आपको लेफर कर्व, फिलिप्स कर्व, क्या नाम है, लॉरेंज कर्व, ये सारे कर्व एक बस उसी टाइम बताए हैं जब एक साथ ही बताया है। आगे चलेंगे। कौन से पेज पे था? कौन
कौन से पेज पे था अभी, कौन से पेज पे हम डिस्कस कर रहे थे? हाँ, ये तो तेंदुलकर कमेटी की बताई थी ना। तेंदुलकर कमेटी ने क्या दिया, 37.5 रुपीज़ का वो किया था ना। और ये देखो, ये यहाँ पे देखो ये क्या है, लॉरेंज कर्व है। लॉरेंज कर्व ये देखो, ये दिख रहा है। तो ये सारे कर्व याद कर लो पहले तो तुम, कौन कौन से कर्व जो इसमें नाम दे रखा है, लॉरेंज कर्व, ठीक है। जो भी नाम दे रखे हैं सारे देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बाय द लॉरेंज कर्व, कौन सा लॉरेंज कर्व द्वारा मेजर किया जाता है? इनक्वालिटी इन द इनकम लॉरेंज कर्व से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें कि लॉरेंज कर्व, ये इस तरह का कर्व होता है, ये क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या लॉरेंज कर्व क्या मेजर कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है, कि किसकी कितनी इनकम है, उसकी उसको इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। फिलिप्स कर्व क्या मेजर करता है? हैं? किस किसका किसका? और लेफर कर्व, लेफर कर्व, और लेफर कर्व, लेफर कर्व और मार्शल कर्व। इसको आप लोग इसको, ये वाला जो क्वेश्चन है ना यार, ये चल क्यों नहीं रहा, पेंसिल क्यों नहीं चल रही इसकी? अच्छा, एक मिनट। ओके, ये आ गया। तो ये मार्शल कर्व, ठीक है, लेफर कर्व, और ये फिलिप्स कर्व, और ये क्या नाम है सारा। तो इसको बोलो कर ले। क्या हुआ है, साजिया कहाँ है? इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका ये देखो, ये क्या नाम है, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। ये किससे रिलेटेड है? विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? प्रोफेसर रगनॉर नर्स्की, उनकी किताब में उन्होंने लिखा हुआ है। तो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, तो इसको भी आप मतलब देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, बिल्कुल। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट ही याद करना है, ठीक है। वह ओके, पॉवर्टी लाइन जो है कौन फिक्स करता है? तो पॉवर्टी लाइन वगैरह फिक्स करने का फाइनल जिम्मेदारी जो है वो नीति आयोग की है, पहले प्लानिंग कमीशन की हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें कर लो, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड तो कर लेना। देखो, खासकर सुरेश तेंदुलकर कमेटी बीपीएल लाइन के लिए किसने कहा है, अलग कमेटी और सक्सेना, ये एक बार उठा के ना चाहे ल्यूसेंट पढ़ लेना। ल्यूसेंट में मतलब जो है उसको एक बार देख लेना। ओके, उसमें पूरा मतलब ये पॉवर्टी वगैरह वाला टॉपिक, और लॉरेंज कर्व और क्या नाम है, फिलिप्स कर्व, एक बार दिमाग में बिठा लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। आ जाओ तो पता चले कंफ्यूज हो गए कि यार तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा था, अलाग ने क्या कहा था, और किसने क्या कहा था। तो मैंने, हाँ, मैंने जो लिखवाया है वो तो वही अगर पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा बात क्या होगा, लेकिन अगर पढ़ रखा है तो कर लो। ठीक है, ओके, ठीक है। तुम अपने जो मैंने मतलब तुम्हारे पास कहीं भी ये टॉपिक है तो पढ़ लो, मतलब मैंने लिखवा दिया तो उसमें पढ़ लो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, कहीं भी मतलब पढ़ लो एक बार, ये चीज़ें रिवाइज करके जाना, अदरवाइज चले गए तो वहाँ कंफ्यूज होके घूमते रहोगे कि पता चला लेफर कर की जगह लॉरेंज लगा दिया, लॉरेंज की जगह लेफर लगा दिया, लेफर की जगह फिलिप्स लगा दिया, फिलिप्स की जगह मार्शल लगा दिया, हो गया काम। इसको देख लेना, बस फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। ओके। और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसे। और उसके अलावा ये सब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बताया जाए। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब पूरी फैमिली लगी हुई है, याद है। तो ये सब चीज़, हाँ, लगाए एम्प्लॉयड है, मतलब ज़रूरत जितनी है उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में, इंटरनल ट्रेड में देखो, ये एक्सटर्नल सेक्टर में ज़्यादातर जो है आपका, मैंने वो बीओपी ओपी बताया, उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, और उसमें फिर कौन डिसाइड करता है। एफडीआई एफआईआई के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर करंट स्कीम के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब कि कोई इंटरनेशनल कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, पेट्रोलियम का हो रहा है या किसका, कोल का हो रहा है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, इस साल सबसे ज़्यादा कम ज़्यादा इंपोर्ट किसका हुआ है, वही सारी बातें हैं। तो कोई खास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आएगा तो आप फंसा आपको फंसा नहीं सकता। और वैसे जनरल क्वेश्चन आता है तो आप याद कर लेंगे, हो जाएगा काम। तो इकोनॉमी में कोई इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन प्री में नहीं पूछ सकता है जो आप कर ना पाओ, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने थोड़ा भी मेरा लेक्चर ठीक से पढ़ा है, इकोनॉमी आपके ऐसे
हलवा लगेगा, बस करंट का थोड़ा-सा पकड़ लेना, ठीक है? कि अभी आजकल क्या चल रहा है सिनेरियो, वो अगर सिनेरियो क्योंकि बदलता रहता है इकोनॉमी में, आपका आज क्या है, कल क्या था, आज कुछ और हो जाएगा, है ना? तो देखो सारे डेटाज़ वगैरह ही पूछा हुआ है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट अगर पूछता है, फॉरेक्स रिज़र्व में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो कॉन्सेप्चुअल तो मैं पहले ही बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, कराया है ना? तो ये एक मतलब एस्टीमेट आपने देख लिया इसका, उसके बाद में फिर आप देखेंगे अच्छा, तो एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर के बाद में फिर ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के जो है क्वेश्चंस कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन इंस्टीट्यूशन है, उसके मेंबर जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है? तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जो है उसका उसके ऊपर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो उनको देख लेना है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसमें कौन-कौन मेंबर हैं, ठीक है? फेरा, फेमा, एमआरटीपी ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, बताया कि नहीं बताया? हाँ, तो वो आईबर्ड वगैरह और आईबर्ड और आईडीए इसका हेडक्वार्टर वगैरह सब मैं बता चुका हूँ। इंडियन डेवलपमेंट फोरम वाज़ अर्लियर नोन एज़ इंडियन डेवलपमेंट फोरम को क्या कहते हैं? एड इंडिया कंसोर्टियम ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो देख लेना। देखो यहाँ पे आईबर्ड, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीसीडी सब मैं बता चुका हूँ। हैं? बताया ना? अब देखो ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट वर्ल्ड बैंक, ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस के अंदर 1995 में आया हुआ है, तो आप बता दो कि आईएमएफ को छोड़ दो। आईएमएफ थोड़ी ना है, ठीक है? भाई आईबर्ड ठीक है, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, आईबर्ड इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, आईएफसी है, मीगा है, आईसीसीड है, ये मैंने बता चुका हूँ। वर्ल्ड बैंक कब स्टेब्लिश हुआ 1945 में, वो आपको पता है, ठीक है? ये इंटरनेट हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है कि नहीं? वो सब क्वेश्चन आया। आईएमएफ का मेन फंक्शन क्या है, तो एक्सचेंज रेट वगैरह को मैनेज करना होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को, क्राइसिस को दूर करना होता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ सब ये सब। आईबर्ड, मीगा, वो डब्ल्यूटीओ, यूएनओ किसी के बारे में भी ऐसा है कि आपको ना पता हो? पता है ना सब? गोल्ड ट्रेंच मैंने रिजर्व ट्रेंच के बारे में बताया हुआ है, आईएमएफ का कोटा होता है, याद करो। ट्रेड सिस्टम कराता है आईएमएफ, सब बताया हुआ है ना? तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है कौन निकालता है? हैं? आईएमएफ निकालता है, बता बता चुका हूँ ना। ग्लोबल ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? वो ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आईएमएफ ही निकालता है, ठीक है ना? ओके, एसडीआर किससे रिलेटेड है? तो आईएमएफ से रिलेटेड है ना? ओके, हाँ, तो इसमें बोला है और ट्रेड को कौन रेगुलेट करता है? तो डब्ल्यूटीओ करता है, ट्रेड एंड टैरिफ वाली बात। डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ इज़ अ पार्ट ऑफ यूएनओ, या डी डब्ल्यूटीओ आईएमएफ का पार्ट है, या डब्ल्यूटीओ अमेरिकन ट्रेड का पार्ट है, या डब्ल्यूटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश बाय गेट, तो आपको पता है गेट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है ना? डब्ल्यूटीओ अर्लियर नेम क्या था डब्ल्यूटीओ का? तो गेट था, पता ही है आपको, ठीक है? ये सब मैं बता चुका हूँ ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका, तो आपको पता है जिनेवा में हेडक्वार्टर है, ठीक है ना? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर वो ये सब बता चुका हूँ कि ये सब बताने की जरूरत थोड़ी ना है ना? करंट करंट का आपको देख लीजिएगा कि कभी अभी कहाँ कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, ठीक है? ओके, यूपीएससी में हेडक्वार्टर कभी-कभी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है। देखो गेट की फुल फॉर्म पूछ रखी है, पूछ लेता है भाई, कभी-कभी पूछ लेता है, ऐसा मैं कह नहीं सकता कि नहीं पूछेगा। अब देखो जिसने भी एक बार भी पढ़ा होगा तो उसको पता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ है, उसको जिनेवा एग्रीमेंट और जिनेवा ये सब थोड़ी ना लिखेगा वो, हैं? मतलब देखो फिर ये देखो अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स की न्यूज़ में रहता है किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ से, तुम सब पता है तुम्हें? ये गेट गेट कब इस्टेब्लिश किया गया था? जिनेवा में 1948 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ये सब प्रपोज़ल, ये सब ट्रिप्स क्या होता है, ये सब डब्ल्यूटीओ का, ये सारा मैं बता चुका हूँ भैया, कुछ भी मैंने ऐसे छोड़ा नहीं है, है ना? हुँ, ठीक है, गया तो क्या हुँ, उसके बाद में फिर इंडिया उसमें ठीक है, हेडक्वार्टर जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी का पूछ रखा है, ठीक है, ब्रसेल्स है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो भई ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन निकालता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैंने बोला था जो-जो निकालता है वो याद कर लीजिएगा। बताया ना? ये वाला क्वेश्चन अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो भी निकालता है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है? टूरिज़्म ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वही निकालता है, ठीक है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन का कौन मेंबर नहीं है? तो पोलैंड नहीं था मेंबर, ऐसे मतलब क्वेश्चन जो करंट के हैं वो पूछ लेता है। डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी ये किससे रिलेटेड था? तो ये आया था यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड था।
100 ILO का 100 एनुअल कॉन्फ्रेंस है डिसाइड द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनुअल कॉन्फ्रेंस डोमेस्टिक लेबर का कॉन्सेप्ट, मतलब ये सब करंट के क्वेश्चन थे उस टाइम के। तो अगर ऐसे IMF ILO वगैरह का हेडक्वार्टर वगैरह या ये सब कुछ पूछता है तो आप कर लो और करंट अफेयर्स देख लेना। मतलब अभी हम लोग कल इंशाल्लाह जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं बात देख लूँगा। आप लोग वैसे कर लोगे, मुझे लग रहा है कि कर ले जाओगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए, बस तो रिवीजन करते रहो। ये भी मैं बता चुका हूँ। अपॉइंट हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक का चेयरमैन किसको बनाया गया था बताओ? केवी कामत को, याद है? बताया था मैंने। ब्रिक्स बैंक कहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैंने बताया था। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर भी बता रखा है कहाँ पे है, ठीक है, सब बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको भी अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सब चीज़ें कोई मुश्किल काम नहीं है। एक काम बस अगर कुछ है मुश्किल तो वो ये है कि स्कीम वगैरह याद करना, या क्या नाम है, करंट जो चीज़ें अभी चल रही हैं उनको थोड़ा बहुत याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए तब तो आप फोड़ दोगे, है कि नहीं? करंट याद कर सकते हो। करंट में तो ये है भी कि आजकल क्या चल रहा है, किसका कौन GDP वगैरह, और फैक्चुअल क्वेश्चन पीसीएस वालों को ज़्यादा याद करना होता है, बैठ के याद कर लो। ठीक है, तो ये कोई इतना ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। उसके अलावा पॉपुलेशन वाला कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे पॉपुलेशन में डेमोक्रेटिक डिविडेंड किसको कहते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको कहते हैं, या इस तरह से मतलब इससे क्वेश्चन आ गया, या कोई पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड, या पॉपुलेशन यूपी की मतलब यूपी के स्टेट की पॉपुलेशन पूछ ली कि भाई यूपी की कितनी पॉपुलेशन लगभग है, कौन सी रैंक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या नंबर है, लिटरेसी में क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है करंट से ये पॉपुलेशन से आ जाते हैं। सेंसेक्स में पूछ लिया कि कितना लगभग है, तो वो सेंसेक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। लिटरेसी रेट में क्या हालचाल है, इसका पर कैपिटा इनकम में क्या है, तो ये सब क्वेश्चन जो है पॉपुलेशन से पूछ लेता है। और सेंसस 2011 के क्वेश्चन ज़्यादा आया करते थे पहले, अब तो मतलब इतना रेलेवेंट नहीं रह गया क्योंकि सब लोगों ने रट याद वाद कर लिया था पूरा, तो इसलिए अब ज़रूरत नहीं। थैंक यू। क्या हुआ? ठीक है, क्लियर है। अब ये अर्बनाइजेशन और ये पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में ज़्यादातर 2011 का जो सेंसस था उससे वन वे और अदर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता रहता था। अभी अभी सर्वे ही नहीं हो पाया है तो क्या। कौन सेंसस में, मतलब सेंसस से क्वेश्चन बहुत आता है खासकर स्टेट में, लेकिन अब मतलब रिलीजन के भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा रिलीजन कौन से हैं, कौन सा मतलब कौन सी कास्ट है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो करंट अपडेट अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा काम, ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ हाईएस्ट फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पे है, ये सब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं ना, तो ये सब करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो उस समय जिस टाइम आप एग्जाम लिखने जा रहे हो जैसे इस समय, तो इसका करंट अपडेट कर लो। देखो जितने भी मैंने टिक लगाए हैं उसमें आपने क्वेश्चन देखे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार ध्यान से बैठ के हैं, ज्यादातर क्वेश्चन, हाँ ज्यादातर इसमें पीसीएस में ज्यादातर क्वेश्चन करंट वाले आते हैं और यूपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं। पीसीएस में ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इक्का दुक्का पूछेगा, बाकी फिर डेटाबेस क्वेश्चन पूछेगा, ये कहाँ जाता है वो कहाँ जाता है, ये ज्यादा पूछता है। यूपीएससी में तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, स्कीम से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो स्कीम वगैरह आप याद कर लीजिएगा। तो बस यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है।